ठीक है। तो हिंदी क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़े हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? यही ना है क्वेश्चन। तो लेखक जिस विडंबना के बात करते हैं वो है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना विडंबना है। कर्मी लिख दिया है, कमी नहीं होना विडंबना का स्वरूप है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक ने किस विडंबना की बात करते विडंबना का स्वरूप बताया? आंसर है आपका, विडंबना की कुछ बात वह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों के कमी नहीं है। इस युग में भी, अभी जो युग चल रहा है उसमें, इस युग में भी जातिवाद अभी हो ही रहा है। कि पहले क्या था कि जाति, इस जाति के लोग हैं तो ये कार्य करेगा, और जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया था। लेकिन जाति के आधार पर नहीं, काम को बांटा जाना चाहिए। इसके लिए क्या, लेखक की यही विडंबना थी। और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि कह रहे हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है। तो जाति के आधार के पर श्रम बांट दिया गया था, ठीक है, वो स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा है, अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सब समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह आवश्यक है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन के क्या है? रूप है, ठीक है। तो अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उससे पक्ष में तर्क देते हैं। तो उसके पक्ष में तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन के लिए, श्रम विभाजन का ही, जाति प्रथा क्या है? एक श्रम का रूप दिया गया हुआ है, ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है। आगे तीसरा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जाति प्रथा, प्रभा लिख दिया है, जाति प्रथा, ठीक है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, यहाँ पर तो जातिवाद के आधार पर बांट दिया गया हुआ है, ठीक है। काम यहाँ का जो श्रम था पहले जाति के आधार पर बांट, इस जाति के लोग हैं ना तो यही कार्य करेगा, जैसे लोहार है तो काठ का ही काम करेगा, जाति पर बांट दिया गया था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रम विभाजन का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिनसे वह अपना पेशा का कार्य चुनना स्वयं करे। मतलब कह रहे हैं कि अपना जिस व्यक्ति का जितना कुशलता है, जितना ज्ञान है, उसके आधार पर, अपने ज्ञान का आधार पर वो अपना कार्य को चुन सके और उसको अपना सके, उस पर कार्य कर सके। लेकिन पहले क्या था, जाति के आधार पर ही उसको क्या कर दिया गया था, कार्य को सौंप दिया गया था। लेकिन अब सौंपना नहीं है, आपके नॉलेज के अनुसार पर, अपने नॉलेज के अनुसार पर अपने कार्य को चुनना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? जी ये बात सही है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता। हम क्या बोले, हिंदू धर्म में क्या है कि जाति के आधार पर पेशा को दिया गया है, लेकिन अपना से चुनने का अधिकार नहीं है। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। देखिए बनी हुई इसलिए, अगर कोई लोहार कास्ट के, उसको काठ के काम नहीं करना है तो उसको दूसरा काम पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, करने में नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए नहीं जो करेगा तो बेरोजगार रह गया ना जी। अब जैसे कि कोई लोहार हो गया
कोई आपको जैसे कि कुम्हार हो गया तो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसको जिसको नहीं करने का मन है वो नहीं करेगा ना जी, उसको नहीं आता तो दूसरे नॉलेज में वो दूसरे नॉलेज में रहेगा, उसके बाद जो नॉलेज है वो दूसरा कार्य करेगा। लेकिन पहले ऐसा था कि कुम्हार है तो खाली मिट्टी की जाती बनाएगा घर, जिसके कारण वो अगर वो नहीं कार्य कर रहा था क्या हो गया, वो बेरोजगार रह गया। तो भारत में जाति प्रथा एक एक बेरोजगार का कारण है कि नहीं जी। चलिए आगे है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रभाव के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ जाति प्रथा का श्रम के पहलू से, आर्थिक पहलू से, तकनीकी के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी यह हानिकारक प्रथा के रूप दिखाया। मतलब जाति प्रथा को श्रम की पहलू मतलब काम करने की पहलू से लेकर तकनीकी पहलू, लोकतंत्र में पहलू माने लोकतंत्र मतलब फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ठीक है, से पहलू भी एक हानिकारक प्रथा। तो जाति प्रथा एक हानिकारक है ही कि जाति के लेकर बहुत चीज में प्रॉब्लम होती है ना जी। तो प्रथा के रूप दिखलाया है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों से सबका भाग होनी चाहिए, लिखा होता बोले होनी चाहिए, तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। स्टॉप करो। तो एक छोर से दूसरी छोर तक संचारित हो सके ना, ऐसे समाज के बहुविधि हितों से सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है ना, किन विशेषताओं का आवश्यक माना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज की गतिशीलता होनी चाहिए। समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, समाज के लोग जागरूक होना चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित, कोई भी कार्य समाज के एक छोर से लेकर लास्ट दूसरे छोर तक वो चलती रहनी चाहिए। ऐसे समाज को बहुविधि हितों में सबका भाग होनी चाहिए। सबका ऐसे बहुविधि हितों में सबको उससे लाभ मिलना चाहिए, सबको उससे जानकारी होनी चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, माने जागरूक होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन रचना की एक रीति और सामाजिक सम्मिलित अनुभव को आपको एक अनुभव प्रदान करती है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, अपने साथियों के प्रति, अपने समाज के प्रति श्रद्धा और क्या चीज रहना चाहिए, सम्मान के भावना रहना चाहिए। आगे आपका चैप्टर 2 से ऐसा, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा किन किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा आप जानते हैं, खोखा किन किन मामलों में अपवाद था, वो सबसे ज्यादा बदमाश लड़का था ना जी। तो पढ़ते हैं आंसर क्या है। खोखा अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा हुआ था। खोखा जो था अपने माता पिता के ढलती उम्र, मतलब उनका माता पिता एज ज़्यादा हो गया था, मतलब बुजुर्ग के एक कगार पर थे, 40 प्लस हो गया होगा, उसके कगार पर था। तो इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था, इसलिए वह प्राकृतिक नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी। खोखा से पहले उनको सिर्फ लड़कियां, 4 लड़कियां थी ना जी, लड़कियां थी। इसलिए प्यार दुलार के नाम पर भी इस तरह की आज़ादी थी। इसलिए खोखा को
उसके माँ बाप के प्रति माँ बाप से प्यार और दुलार से की आज़ादी छूट मिली हुई थी। उसके विध्वंस कार्यों में भी उसके माता पिता उनमें इंजीनियरिंग बनने की संभावना को देखते थे। मतलब कोई चीज़ सामान को तोड़ भी देता था ना, तो वो कहते थे उसके पिता, अच्छा तोड़ के देख रहा है इसमें अंदर क्या चीज़ है, वो आगे चल के क्या इंजीनियर बनेगा। कोई चीज़ मोटरसाइकिल का हेडलाइट तोड़ दिया, चाहे वो घर का किसी सामान को तोड़ दिया, तो उसके माता पिता कहते थे कि यह इंजीनियर बनेगा, तोड़ के देख रहे हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, संभावना था। जबकि बेटियों को सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, और बेटी को यह सिखाते थे कि तुमको यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। इसलिए खोखा किस मामलों में जितना कार्य करता सब गलती ही कार्य करता था, इसीलिए वो खोखा जो था हर एक मामलों में क्या था, अपवाद था। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हानिकारक क्या कहानीकारक होगा, कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद, मदन जो था और ड्राइवर के बीच के जो विवाद हुआ था, कहानीकार इससे क्या बताना चाहते थे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं कि एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। ठीक है, इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते हुए विरोध भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपट्टा मारता है। देखिए इस कहानी से क्या हुआ कि मदन और ड्राइवर के बीच में क्यों झगड़ा हुआ था। मदन से जो था सिर्फ गाड़ी को छू के देखना चाहता था। ठीक है, तो छू के देखना चाहता था उसको, तो क्या ये क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है कि एक गरीब का बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता था, उसे ड्राइवर क्या ढकेल के गिरा दिया, सिर्फ वो छू के देखना चाहता था। और वही खोखा था जो गाड़ी का तोड़ फोड़ भी कर देता था, तो उसको क्या चाहिए, उसके माँ बाप कहते थे, ड्राइवर क्या कहता था कि इंजीनियर बनने वाला है। ठीक है, इसी को देखते हुए कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर पनपते हुए विरोध को भी बताना, गरीब के अंदर क्या विरोध पनपता है वो विरोध को बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपट्टा मार रहा था। ठीक है भाई, खाली पेट और खाली जेब बहुत कुछ सिखा देता है कि नहीं। गरीब का यही सबसे बड़ी बात है कि नहीं। अगर पैसा नहीं हो ना तो कुछ नहीं, इस दुनिया में कोई पूछता ही नहीं है। सक्सेस बनने के लिए आपको देखिए, आपको पैसा आ गया सब चीज़ है, सब लोग पूछे, जो ना पूछने वाला है वो भी पूछेगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए, सब लोग पूछने लगेगा आप क्या कर रहे हैं, पहले क्या किए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। समझ गए, इसीलिए मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था ना। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। इस प्रसंग के द्वारा लेखक ने क्या दिखलाना चाहते हैं ना। देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू था। लट्टू जानते हैं ना, जो अभी ठंडा के दिन में खूब सब नचाता है और उसमें रस्सी फंसा के ऐसे फेंकता है ना जी। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। गली के लड़का गली में खेल रहा था। खोखा जो था अमीर ज़्यादा का लड़का था, अमीर था। जब कासू गली में पहुंचता है तो कासू क्या ना, किसका नाम है, खोखा का नाम है। तो कासू जब गली में पहुंचता है तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया। कासू का मन भी क्या खेलने के लिए क्या हो गया, मचल गया। जिसे खेल का नेता कौन था, हाँ मदन उसमें क्या था, खेल का नेता था, माने खेल रहा था। तो सबके साथ खेल रहा था। तो मेन आदमी होता है ना खेल में, क्रिकेट में मेन एक कप्तान होता है, लट्टू में आए इसके साथ सब लोग खेलेंगे। तो खेल का नेता कौन था, मदन था। उसे खेलने नहीं दिया, मदन क्या किया, खेलने नहीं दिया। तो इस पर कासू ने मदन को एक घूसा मार दिया। कासू क्या किया था मदन को, कासू जो था सेन साहब का बेटा था जिसे खोखा नाम है, उसने क्या किया, मदन को एक घूसा
मार दिया। फिर मदन ने भी उसे मार कर उसे घर पहुंचा दिया। फिर मदन क्या हुआ, वो एक गुस्से का बदला पीट पाट के उसको घरे पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और है इसमें, मार के घर पहुंचा दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखलाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमजोर नहीं होता। मतलब अगर गरीब और अमीर के बच्चा जब लड़ रहा है तो उसमें गार्जियन साथ ना दे तो गरीब के बच्चा भी वो भी ध के दांत तोड़ सकता है। वो अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। वो अपने अपमान का बदला क्या खुद ले सकता है। नेक्स्ट है 20 के दांत के शीर्षक के सार्थक स्पष्ट करना, उसके बारे में बताना है। कहानी का शीर्षक 20 के दांत, कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। 20 के दांत कहानी का शीर्षक है अमीरों के अहंकार, समझ रहे हैं ना, घमंड, ईगो, समझ रहे, कहानीकार से हुई है अमीरों के अहंकार से। अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा है। अमीरों के अहंकार को देखते हुए लेखक कितना अच्छा नाम सोचे, 20 के दांत, मतलब 20 मतलब जहर होता है ना जी। अपने अमीर के कारण ही सेन साहब अपने मदन को उपेक्षा की भाव से देखते थे, समझ रहे, माने अमीरी के कारण ही गरीब लड़कों को हीन भावना से उसको देखते थे और उनके पिता को अपमानित करते हैं। अपमानित कौन था, गिरधारी लाल था ना, जिसको सेन साहब के किरानी था, है ना जी क्वेश्चन। तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उनके इंजीनियर बनाने की संभावना देखते हैं। अपने पुत्र को जो इतना बदमाश है उसको क्या कहते हैं, इंजीनियर है। और कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत तोड़ कर लिया था। अपने अपमान का बदला क्या किया था, मदन क्या, दांत तोड़ दिया था कासू के। तो यह कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का, हाँ अहंकार क्या था, हाँ अहंकार का बदला था, मैंने हाँ करता। इसलिए कहानी का शीर्षक 20 के दांत बिल्कुल सार्थक है। ठीक, आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण देना है, तर्कपूर्ण, माने आपके 20 के दांत जो कहानी है उसमें नायक समझ रहे हैं, हीरो कौन है, अपने तर्क में अपने भाषा में आंसर देना है। तो हमारी दृष्टि से कहानी का नायक मदन है, वो कासू नहीं है। कोई कह देगा कासू नहीं है, मदन है। 20 के दांत कहानी हीरो कौन है, मदन है, क्योंकि इस कहानी द्वारा लेखक अहंकारी रूप से बुराई को, इस कहानी के द्वारा कहानीकार क्या अहंकारी अमीर लोगों के बुराई को दिखाते हैं और बुराई का अंत करने वाला ही नायक होता है। देखो हर एक फिल्म में देखिएगा, खासकर मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म में, हर एक फिल्म में उसमें क्या होगा कि उसको लास्ट में एक गुंडा को मार के मारना है क्या सर, मार के उसका हीरो बन जाता है। हर एक मूवी में देखना, किसी के मूवी में देखना, अभी जो पहले जितना मूवी था सब में एक विलन था, हीरो उसका मार देता था, लास्ट में सब फैमिली इकट्ठा हो जाता था। आना तो एक ही कहानी था, हीरोइन को उठा के ले गया, हीरो गया मार दिया, ये नहीं कहानी होता था। 90% यही कहानी था सब में। वही बात था, जो बुराई को अंत करता है, जैसे राम जी किया था रावण को मारे, अंत किया था राम जी, अभी हीरो है सबके मन में, है कि नहीं। वही रावण मार दिया रहता राम को रावण हीरो रहता, लेकिन यहाँ था रावण क्या था, विलन था ना, और राम जी हीरो था। सीता जी को विलन उठा के ले गया था, तो इसीलिए युद्ध हुआ। उहे कहानी को उठा के अभी तक फिल्म बन ही रहा था, अब थोड़ा सा चेंजिंग लाया सब, क्या जी, हाँ अब खलनायक शायद बनेगा चलिए, नायक होता था। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ के हुआ था ना। कहानी का अंत के कासू ने क्या किया था, मदन ने कासू के दांत तोड़ दिया था, और इस तरह कहानी मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत। हाँ, नेक्स्ट है समस्त भूमंडल में वर्षविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, लेखक ने ऐसा
क्यों कहा? समस्त भूमंडल में स्वर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। देश भारत जो परिपूर्ण है और मतलब लेखक की भावना एक प्राकृतिक सौंदर्य मतलब भगवानों द्वारा एकदम एक अद्भुत, ठीक है, अद्भुत क्या बोल सकते हैं आप, अद्भुत दृश्य जो प्रकृति के द्वारा भारत के रूप में है। भारत ऐसा देश है, देश ने लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि यहाँ सब कुछ, यहाँ सभी तरह के, यहाँ सब कुछ और सभी तरह के लोग की जिज्ञासा की शांति के लिए हर चीज़ की मौजूद है। लेखक जो कुछ दिखाना चाहते हैं वह उससे भारत में ही मिल जाता है। और लेखक जो चीज़ बताना चाहते हैं, जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, सब भारत में मौजूद है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि भारत प्रकृति के दिया हुआ एक संदर्भ है, संदर्भ देश है, ठीक है, ये बताना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर क्या है क्वेश्चन? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत दर्शन कहाँ होते हैं? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में होता है। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन क्या होता है? गांव में होता है, क्योंकि वहां प्राकृतिक सुषमा विराजमान है। ठीक है, शहरों में तो प्रकृति का विनाश हो रहा है। शहर में क्या हो रहा है? प्रकृति का। गांव में क्या है? एकदम स्वच्छ हवा मिलता है, मॉर्निंग में उठ के टहलिएगा। शहर में क्या है? पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। ठीक है, गांव में स्वच्छ हवा, रहने सहने की अच्छे से सुविधाएं है नहीं। शहर में कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पॉल्यूशन होता है ज़्यादा, लोग ज़्यादा क्या आवाज़ें होती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। गांव में क्या है? किसी तरह का परेशानी नहीं है, स्वच्छ हवा, यहाँ उतना पॉल्यूशन नहीं है कि नहीं? इसीलिए क्या है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गांव में होती है। प्रकृति के बिना शहर कहाँ हो रहा है? शहर में हो रहा है। वहाँ तो चारों तरफ कृत्रिमता का साम्राज्य है। गांव में ही कृष्ण की छठी के साथ सुबह की गुनगुनाहट और शाम की लोरी व्याप्त है ना। गांव में क्या है? एक शांति का प्रतीक मिलता है। गांव में शांति, नाइट में देखते कितना अच्छा शांति, लेकिन शहर में नाइट में भी पोल्यूशन होते रहता है और बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कंजेस्टेड शहर है ना। चलिए नेक्स्ट है धर्म की दृष्टि से भारत का। तो धर्म की दृष्टि से भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है ना जी। यहाँ भारत के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य से छिन्नमन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत का ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भी भूमि है। भारत के ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भी भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। अब यहाँ भारत में बौद्ध धर्म के भी जन्म हुई थी। कहाँ? पटना में हुआ था, बोध गया में। क्या हुआ था बुद्ध भगवान का जन्म? तो पटना बोल रहा है। तब परिसरों के जरयुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। ठीक है, आज भी यहाँ नित्य एवं मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या मत? धर्म की दृष्टि से भारत, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। पर से बौद्ध धर्म का जन्म यही हुआ है। ठीक है, और यहाँ ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है, ब्राह्मणों का वैदिक धर्म की भूमि है। इसलिए कवि के द्वारा धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कर रहे हैं, यही ना क्वेश्चन है जी। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ ऐसे ही भी चीज मिलते हैं जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते, जहाँ वर्तमान और भविष्य की समस्या, चाहे लोकप्रिय समस्या से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो अथवा कुछ सीखने या सिखाने जैसे बात हो, सब उपलब्ध है।
देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझ, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ ऐसे भी चीज मिलते हैं, यहाँ ऐसा भी चीज मिलता है जो किसी पुरातात्विक विश्व में भी सुलभ हो सके। ठीक है, पुरातात्विक विश्व पुराने चीज को विश्व में भी सुलभ हो सके। यहाँ वर्तमान और भविष्य की कानून समस्या, चाहे वर्तमान की समस्या चाहे भविष्य की समस्या हो, या लोकप्रिय समस्या का संबंध हो, या उच्च शिक्षा, चाहे लोकप्रिय का संबंध हो, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संबंध हो, चाहे संसद के में कोई प्रतिनिधि, संसद जानते हैं ना, जहाँ बात रखी जाती है एमपी द्वारा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ बात रखी हो, अथवा कानून बनाने, चाहे कोई कानून बन रहा है, ठीक है, कानून बनने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो, अथवा कुछ सीखने या सिखाने के जैसे बात भी यहाँ सब उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या दिखलाना चाहते हैं। तो बढ़ते नाखून के द्वारा मनुष्य क्या दिखलाना चाहता है लेखक, कि नाखून बढ़ते द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या दिखा रहा है, मतलब प्राकृतिक मनुष्य को क्या दिखा रहा है कि आपका नाखून क्यों बढ़ रहा है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को दिखलाती है कि तू वही लाख वर्ष पहले की नख दंत कलम्बी जीव हो, जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। मतलब कह रहे हैं कि तुम वही लाख वर्ष पहले को आदि मानव हो, कि पशुओं के साथ एक ही सतह पर रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए तुम इतना, मतलब अब इतना नहीं, इसलिए नाखून हम लोग को बार बार यही चीज़ सिखलाता है। ठीक, कोई लड़की लोग इतना बड़ा बढ़ा कर रखता है, तो मतलब वो आदिवासी के रूप में ही चला जाता है। केस तो हैले हैं, ऊपर से नाखून भी बढ़ा लेता है कि नहीं जी? बात सही है ना? तो वो लोग पशुता अपना बताते रहता है, और कोई वीडियो में देखिए इतना बड़ा रहता है, खाएगा कैसे रे, नाखून में पेट में चल जाएगा पूरा, है कि नहीं? उसमें तो एक तो गंदगी बैठता है, बीमारी का दूसरा रूप उसको माना जाता है। तो ये लड़की सब इतना बड़का बना कर रखेगा, इतना बड़ा धौल है, कौन तो ऐसे मांस धक निकाल देगा नाक में से। लेखक के द्वारा नाखून के अस्त्र के रूप में, हाँ देखिए सही में लड़की से लोग इसीलिए बढ़ा कर रखे, अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई कुछ बोला धके नोच लेंगे। लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना उचित है। सही में अस्त्र के रूप में देखना उचित है, क्योंकि आदि मानव मनुष्य अस्त्र ही था। आदि मानव में मुख्य अस्त्र ही था, दंत की अस्त्र के रूप में भी था, दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था। आज भी मानो जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा, तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करता है। वैसे अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो लड़कियों से नाखून बराबर आता है, अगर लड़ाई कर रहे हैं धाव के नोच लेगा कस के, तो अस्त्र के रूप में प्रयोग कर लिया ना। तो आज भी लोग अस्त्र के रूप में, पहले तो क्या दांत से प्रयोग करता था, अब अति में आदिवासी लोग क्या दांत को भी क्या अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था, नाखून को भी अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। बात सही है ना जी? हंस रहे हैं, बात जो सच्चाई है वही ना बता रहे हैं। तो अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। तो आज पुरुषों में तो बहुत कम, लेकिन महिलाओं में 99.9999 मतलब मानो ना, लोग प्रयोग करता है। 18 मनुष्य को बार बार नाखून क्यों काटना चाहिए? तो मनुष्य को बार बार नाखून को इसलिए काटना चाहिए क्योंकि वो रोज बढ़ते हैं। नाखून क्या होता है? रोज बढ़ते हैं। वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। क्योंकि वो क्या है? अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। नाखून तो अंधा है कि नहीं? इसीलिए बढ़ता है बेचारा, लेकिन उसको तो पता नहीं कि यहाँ परमाणु बम भी बन गया है कि नहीं? चाकू भी है कि नहीं? बंदूक भी है। अब नाखून की क्या जरूरत है कि नहीं? लेकिन ये तो अंधा है, बढ़ते जाता है भाई। इसीलिए महिला लोग फायदा उठाती है, वो लोग बंदूक कहाँ लेके जाए, है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या करता है? प्रयोग में ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 19 नंबर, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है?
पशुता की ओर या मनुष्यता को और स्पष्ट करे। तो लोग अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, लोगों का अस्त्र शस्त्र बढ़ रहा है, इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ठीक है, 17 नंबर कहते 19 था ना, 20 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए 20 यही क्वेश्चन। 20 नंबर क्या है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं, तो हिंदी भाषा तथा इसके विविध बोलियां, नेपाली, मराठी तथा संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा, नेपाली, मराठी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में। हाँ, नेक्स्ट है, लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। लेखक ने किन किन भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध क्या हुआ बताया है। तो लेखक ने गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों देवनागरी लिपि का संबंध, इन भाषाओं का देवनागरी लिपि से क्या क्या संबंध बताया है। अपने शब्द में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन किए, माने अपने शब्द में बहादुर के देखे हैं, उसको अपने शब्द में बताना है कि कैसा था, किस आकार का था, क्या पहने हुए था। तो आप लोग देखे हैं बहादुर के, किताब में पढ़े हुए होंगे, उसी के आधार पर है। एक लड़का था जिसका नाम बहादुर था, उसकी उम्र लगभग 12-13, एडजेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बहादुर की उम्र कितना था, 12-13 वर्ष की थी। उसके शरीर स्वच्छ रंग, गोरा और मुंह चपटा था। वो रंग किस कैसा था उसका, गोरा था, मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पूरा जूता पहने हुए था। नेकर मतलब पैंट होता है, और आधी बाह वाला सफेद कमीज पहने हुए था। ठीक है, और भूरे रंग का पुराना जूता था। उसके गले में क्या था, स्कार्टो की तरह एक रुमाल बांध, ऐसा नहीं हीरो से बांध लेता था, यहाँ स्कार्फ की तरह बांधा हुआ था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से, तो बहादुर की माँ अक्सर उसे पीटती थी। क्या कहती थी, बहादुर की जो माँ थी अक्सर उसे क्या करती थी, पीटती थी, जिसे वह तंग आकर बहादुर अपने घर से भाग गया। बहादुर घर का बड़ा लड़का था। क्या, कौन था, बड़ा लड़का था। माँ चाहती थी कि वह कुछ काम करे, वह नहीं करता था, इसलिए वह मार खाता था और घर से भाग गया। नेक्स्ट है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का भी घर छोड़ दिया। किन कारणों से, कोई कारण रहा होगा तब ना लेखक के घर भी छोड़कर बहादुर चला जाता है। तो घर के सभी लोग का व्यवहार बहादुर के प्रति खराब हो गया था। घर का सभी लोग का जो व्यवहार था बहादुर के प्रति खराब हो गया था। उसे किसी से भी प्यार नहीं मिलता था, वो किसी से भी नहीं मिलता था। सभी उसे मारने पीटने लगे थे। ठीक है, अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। दूसरे दिन उसे फिर गलती हो गई। लेखक पीटा था, फिर दूसरे दिन उससे गलती हो गई। फिर उसके हाथ से कती हो गया, सिलपट्टा गिर कर टूट गया। सिलपट्टा जानते हैं ना, गाना है ना एगो, सिलपट्टा वाला गाना है ना जी, भोजपुरी गाना है ना जी एगो। तो क्या सिलपट्टा जानते हैं ना, हल्दी उल्दी पिसाता है, वो गिर के टूट गया। इसलिए बहादुर ने उस दिन से लेखक का घर क्यों छोड़ दिया जी, क्योंकि उसे सब लोग पीटते थे, मारते थे। ठीक है, और एक दिन लेखक भी उसे क्या किए, पीट दिए। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, गलती हो गई, जिसके कारण बहादुर लेखक के घर भी छोड़ के भाग जाता है। आगे, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर आरोप का क्या असर पड़ता है। अच्छा, बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम क्यों लगाया जाता है, पता है ना जी। तो लेखक के रिश्तेदार, यही ना था जी, लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वह घर का क्या था, वह घर का नौकर था। उसने बच्चों को
पैसे नहीं देने के लिए यह बहाना बनाया था। अगर बच्चों को चोर बनाते तो लेखक उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वे मनोभाव पकड़े जाते। नौकर गरीब होता है। नौकर क्या होता है? गरीब होता है। इसके कारण उसे नीचे कहकर मतलब उसे कहकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। रिश्तेदार लोग क्या करता है? बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम, क्योंकि वो तो नौकर था, गरीब था, अपने बच्चे को बोलता था, लेखक गुस्सा करता, इसीलिए क्या किया? बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम। नेक्स्ट क्या है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और क्यों है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं वो लकीर के फकीर नहीं है। लकीर के फकीर नहीं, मुहावरा है ना जी। जो लोग साहित्य में युग में परिवर्तन करना चाहते हैं वो लोग चाहते हैं जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर साहित्य रचना, हाँ, रूढ़ियाँ तोड़कर साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके लिए परंपरा ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये लोग समाज के बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषणमुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। ये अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक और भौतिकवाद के रूप के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। ठीक है। नेक्स्ट है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश, भारत लिख दिया है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकसित में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है जैसे इस देश के व्यास और वाल्मीकि है। ऐसा कोई कवि कहीं नहीं है जहाँ भारत देश में वैसा कहीं नहीं है। इस देश में कौन है? व्यास और वाल्मीकि जैसा कवि मौजूद थे। लेखक और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? बिरजू महाराज, यही ना क्वेश्चन जी। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू, देखिए लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन एटी में आ सकता है, सटी तो है ही, तो पूछ सकता है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था। और उनका जन्म क्या हुआ था? जहाँ वे भी बहुत दिनों तक रहे थे, और बहन के घर पर जहाँ बहन जब वहाँ भी ये बहुत दिन तक रहे थे। उनके पिताजी रामपुर में 22 साल तक रहे थे। उनके पिताजी कितना रहे थे रामपुर में? 22 साल तक रामपुर में रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज का गुरु कौन था? संक्षिप्त में वर्णन करें, मतलब कुछ शब्दों में वर्णन करना है। ए बच्चा, काहे बकवास कर रहा है, बतिया रहा है? मन ना लगी था वो? अच्छा, बिरजू महाराज का गुरु कौन था उसका संक्षिप्त में बताना। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। कौन थे? उनके पिताजी थे। उनका नाम लच्छू महाराज था। क्या था? लच्छू महाराज था। वे रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते। कहाँ नौकरी करते थे? वे समय के साथ चलने वाले, वो अपने समय के साथ चलते थे। रामपुर के नवाब चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके यहाँ रहे। रामपुर के नवाब क्या चाहते थे? कि उनका बेटा भी उनके यहाँ रहे। उन्हें मंजूर नहीं था, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। नौकरी छूट गई तो वह खुश हुए और हनुमान जी को प्रसाद
भी चढ़ाए, नौकरी छूट गया ना वहाँ से नवाब के घर से, तो खुश भी हनुमान जी के जाके प्रसाद भी चढ़ाए। जब वे 54 वर्ष के ही थे कि उन्हें लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई थी। वे बीमारी को छिपाते रहे। कुछ ही दिनों के बाद वो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है। हर बरस अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? हर बरस अभिमन्यु में कैसा समारोह होता था? मैंने समारोह समझ रहे हैं, आयोजन, मेला उला टाइप का, ठीक होता है। तो हर बरस अभिमन्यु फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रंग समारोह हुआ करता था। 31 नंबर क्वेश्चन, मछली और दीदी में क्या समानता है? अंतर स्पष्ट करना है, मैंने स्पष्ट बता, अंतर नहीं स्पष्ट करना है। क्या है जी बताइए? मछली और दीदी में यह समानता है कि दोनों अपने प्रेम के लिए तड़प रहा है। दोनों अपने किसी प्रेम के लिए तड़प रहा है। जल से मछली को इतना गहरा प्रेम है, जल से पानी में से निकाल तड़प तड़प मर जाता है कि ना, तो गहरा प्रेम है कि वह उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए जल से अलग होकर तड़पती रहती थी। दीदी को नरेन नामक लड़के से क्या था? प्रेम था। दीदी को किससे प्रेम था? नरेन नामक लड़के से प्रेम था। वो घर आने वाला था। शायद उसके पिताजी उसे मिलने के लिए मना करते थे, इसलिए वह तड़प रही थी। साड़ी से मुंह तोप कर सुबक रही थी, माने रो रही थी। दीदी को किससे प्रेम था? नरेन नामक लड़के से। उसके वो मिलना चाहता था लड़का, लेकिन उसके पिताजी मना कर दिए, इसलिए वो लड़की क्या थी? दीदी तड़प रही थी। और साड़ी से पल्लू साड़ी के पल्लू से, सॉरी, किसी से साड़ी से मुंह ढक कर क्या कर रही थी? सुसक के रो रही थी। हैं? अरे एक गाना भी है ना, साड़ी से का है ना, साड़ी के पल्लू वाला है ना, कुछ है ना, साड़ी के रखम सैया जी के कैसे है ना, साड़ी में लपेट के, इसी कुछ शायद है ना गाना, क्या पता, नहीं याद है हमको। संतू मछली अल्लाह नहीं, रोडक याद है गाना? साड़ी से तारी वाला अच्छा, साड़ी से तारी वाला है। अच्छा चलो ठीक है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। समझ आया? संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने पर क्या हो जाएगा? मछली बड़ी हो जाए, जिंदा हो जाए, जिंदा होकर। आगे नेक्स्ट है, डुमराव की महानता किस कारण है? डुमराव ना, डुमराव की महानता इसलिए है क्योंकि जहां भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? किसका जन्म हुआ डुमराव में? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए, हाँ, बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, और रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार का क्या है? घास है। क्या है? घास से क्या बनी होती है, जो डुमराव के आसपास के नदियों के कछारों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कछारों में पाई जाती है। नदी के कछारों में कौन सा घास? रीड नरकट, ठीक है, एक प्रकार का घास। कैला के अंदर हाथ रख ले बेटा। अहो कहीं जाएगा है क्या? ओह, लगी थी कि विदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, घबराई नहीं, विदाई तो होगा ही होगा एक ना एक दिन, बात सही ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे? गांधी जी बढ़िया शिक्षा, तो गांधी जी बढ़िया अहिंसक प्रतिरोध को कहते थे। वे कहते हैं कि इस शिक्षा का ज्ञान बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, अपितु
पहले सीखनी चाहिए। वे कहते थे कि बच्चे को वरमाला सीखने और संस्कारिक ज्ञान देने के पहले यह सब सीखना चाहिए कि आत्मा क्या है। बच्चों को क सिखाने से पहले उसको क्या हुआ, एक अच्छा क्या आत्मा क्या है और शिष्टाचार क्या है और बच्चों के क्या बोलते हैं, मतलब उसके व्यवहार के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्रेम क्या है, ये सब के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी बच्चों को पता होना चाहिए। वे कहते हैं कि बच्चे को वरमाला से पहले, ज्ञान देने से पहले यह सब सिखाना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और कष्ट, यही ना है जी, असत्य क्या है और असत्य को और कष्ट सहने से हिंसा को आसानी के साथ जीता जाता है। कष्ट सहने से ही हिंसा को आसानी के साथ जिया जा सकता है, जितना जा सकता है ना, जितना लिख दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे, जितना होगा, जितना लिख दिया है। शिक्षा का बोले ना क्वेश्चन, अभी तो बोल दिया हम। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे, तो पढ़ाए हुए हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण, आपके चरित्र का निर्माण, मतलब आपका चरित्र कैसा है, ठीक है, आपका इमेज कैसा है, इसको मानते थे। वे मानते थे कि साहस, बल और सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्म उत्सर्ग की शक्ति का विकास साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साक्षरता से माने खाली किताबी नॉलेज नहीं, गांधी जी कहते थे खाली किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसके साहस भी होना चाहिए, बल भी होना, बड़े लक्ष्य की सोच होनी चाहिए उसको। ठीक है, किताबी ज्ञान तो बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र, किताबी ज्ञान क्या है, एक बड़े लक्ष्य का साधन है, सिर्फ उसका ख्याल अपना काम अपने आप संभाल लेगा, उसका ख्याल क्या, काम जो अब अपने आप आएगा खुद संभाल ही लेगा। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे कि चरित्र निर्माण और साहस और सदाचार क्या होना चाहिए, ये सब पहले किताबी ज्ञान से पहले रखना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होनी चाहिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या, तो बालक जीवन के संग्राम में प्रेम से घृणा को जितना सीखे, सत्य से असत्य को पराजित करने की कला से परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा पर विजय पाने की बल अपने भीतर पैदा होना चाहिए, हो सके सत्य से असत्य पर विजय पाने की भावना अपने अंदर होना चाहिए। कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास उसे व्यक्ति के हृदय में है। कहाँ है, हृदय में। जिस व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ छू ना पाया उसे क्या है, उसी व्यक्ति को क्या है, उसी के व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। आगे है, कवि ने माली और मालिन किसे और क्यों कहा, ना जी, कवि ने माली और मालिन, कृष्ण और राधा को किसे कहा है, मालिन और मालिन, कृष्ण और राधा को, और क्योंकि माली और मालिन बगीचे के क्या होते हैं, रखवाले होते हैं। कृष्ण और राधा भी प्रेम रूपी वाटिका के रखवाले हैं। कृष्ण और राधिका क्या है, प्रेम रूपी वाटिका के रखवाले हैं। इसलिए कवि कृष्ण को माली और मालिन कहते हैं, कृष्ण और राधा को, राधिके के राधा। अच्छा, कृष्ण को चोर क्यों कहा है, कवि क्या अभिप्राय स्पष्ट करे। तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा है, कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि जो उनको देखता है उनका चरित्र कृष्ण में अटक जाता है, उसका मन चित्त पर कोई बस नहीं रहता है। वहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि कृष्ण की सूरत ऐसी मोहनी है कि कोई भी देखने के बाद होश नहीं रहता, उसकी शुद्ध बुद्ध खो जाती है, उनका मन सिर्फ कृष्ण के छवि की प्यासी है।
कृष्ण को चोर इसलिए कहते हैं कभी कि क्योंकि कृष्ण को जो देखता है, कृष्ण एक ऐसा मनमोहक सूरत है कृष्ण को कि जो देखते हैं उसका, उन लोग उसको देखते हैं कृष्ण को अपना शोध बुद्ध खो देते हैं और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचने लगते हैं। अब कृष्ण को नींद आ रहेगा जी? इतना अच्छा क्लास में नींद आई छे तोरा कि कहीं आप भी खोए हैं? अच्छा ठीक है, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। खोए रहते हैं ना जी, यही ना बात है। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है और इस मार्ग को विशेषता बताइए। तो कवि ने प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि इस राह पर जो सच्चे दिल से चलता है इसे इसकी प्राप्ति होती है। इस राह पर सिर्फ कृष्ण भगवान ही चले तो अच्छा प्राप्त हुआ था। आप लोग चलिए तो लाठी खाइएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इस मार्ग की वह विशेषता है कि इससे सिर्फ कुछ लोग ही चल सकते हैं जो चतुराई करते हैं। उसके प्रेम का नशा हो जाता है। ऐसा इसलिए मानते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हृदय से होती है। जब छल प्रपंच हृदय में आ जाती है तो हृदय मैला हो जाता है, फिर उसे ईश्वर कैसे आ पाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि जिसका मन हृदय साफ होता है उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप लोग निगेटिव थिंग्स इसको मत लीजिएगा, ठीक है। जिसका हृदय साफ होता है उसी के पास ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर से का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो कवि ने अपने प्रेम मार्ग को शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि इस राह पर सच्चे दिल, साफ दिल वाले व्यक्ति को ही चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका 41 तक बताते हैं। इसका एक पार्ट और बता देंगे जो कल हो जाएगा। 40 तक हो गया, इसके बाद 40 और क्वेश्चन बच जाएगा ना, तो एक और जो है जो कल इसको कर देंगे तो आपका कल समाप्त हो जाएगा ना हिंदी पूरा। इस हिंदी को आप एक से कितना है 77 है ना जी, उग ही नहीं रहा आज सही से। 1 से 77 जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 1 से 77 जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा। इसमें से हमको लगता नहीं कि आपका क्वेश्चन छूटेगा सब्जेक्टिव में। 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 में 5 लिखना है ना कि 14 में 7, 10 में 5 देख लीजिएगा कितना लिखना है। तो इसमें से आपको टकरा ही जाएगा। हमें ईश्वर की प्राप्ति हृदय से होती है, जबकि ये तो क्वेश्चन हो। कभी कहे अपने आंसुओं को पहचाना चाहते हैं और क्यों। कवि के जो आंसू है वो कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों पहुँचाते हैं। कवि अपने प्रेमिका सुजान के लिए विरह देना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमिका को पहुँचाने को, बादल जो है उसको कहते हैं प्रेमिका तक पहुँचाने के लिए वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते। कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? सुजान जो है उनकी प्रेमिका उनके आंगन में पहुंचाना। किसके सहायता से? बादल के सहायता से, क्योंकि वह उसकी याद में व्यस्तित थे, वो उसकी याद में थे और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेमिका सुजान को भी भिगा देना चाहते थे। अपने आंसुओं से भी प्रेमिका सुजान को भिगा देना चाहते। वो बादल को कह रहे थे कि आंसू को पहुंचा कहाँ के आंगन में। ये क्वेश्चन इतना रहा 1 से 40। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, और याद हो जाएगा। स्टॉप।